हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग नर्सिंग एस्पिरेंट्स। आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर को। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। और जितने भी क्वेश्चन मेरे को याद आए हैं और उन सबको ऑप्शन के साथ एनालाइज करते हैं और हम डिस्कस करेंगे अपने 3 जून नोट सेट 2023 के पेपर को। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि लंग मैच्योरिटी का ड्रग्स पूछा हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन था कि एक लंग मैच्योरिटी के लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज़ करेंगे, तो उसका सही ऑप्शन था बीटामिथासोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें अपने को जो हमारा सिडेक्स सॉल्यूशन होता है 2% ग्लूटाल्डिहाइड का, उसमें पूछा गया था कि उससे 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से अपने को इनकरेक्ट बताना था। तो ग्लूटाल्डिहाइड का सॉल्यूशन में से सिडेक्स 2% होता है और 20 मिनट्स के लिए मिनिमम पीरियड हम उसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिप करके रखते हैं तो वो डिसइंफेक्ट होता है। उसमें जो एक ऑप्शन था कि 7 डेज़ के लिए 7 डेज़ के बाद अपने को उस सॉल्यूशन को चेंज करना है, लेकिन सही ऑप्शन 28 डेज़ के बाद हम सिडेक्स सॉल्यूशन को चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केएमसी कंगारू मदर केयर जो होती है उसके कंपोनेंट पूछे हुए थे। कंगारू मदर केयर के कंपोनेंट में से अपने को वो सही कंपोनेंट बताने थे। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही थे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और अर्ली डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर नीडल स्टिक इंजरी हो गई है और पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस करना है अपने को, तो मिनिमम कितने पीरियड के लिए करना चाहिए, तो 4 वीक्स तक अपने को पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस करना होता है मिनिमम। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोफाइलेक्सिस से रिलेटेड ही था। उसमें अपने को सिनेरियो बताया हुआ था कि निडल स्टिक इंजरी हो गई है, उसके बाद आपको कौन सी डिजीज़ के लिए प्रोफाइलेक्सिस में मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ऑप्शन थे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और TT। तो अपने को TT के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि अगर अपने को ब्लड के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाना है तो अपने को कौन सा सॉल्यूशन देना चाहिए, तो हम देंगे उसके लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे, उसकी वजह से अपना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ड्रेनेज साइट, अगर किसी पेशेंट को ड्रेनेज लगा हुआ है, ड्रेनेज साइट क्लीन करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो ड्रेनेज साइट क्लीन करने के लिए हम लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेशन की तरफ करते हैं, तो अपने को सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ क्लीन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर हम एक फीमेल पेशेंट है, उसका मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपन को कैसे यूरिथ्रा को क्लीन करने के स्टेप पूछे हुए थे। तो अपन फ्रंट टू बैक की तरफ यूरिथ्रा को क्लीन करते हैं, उसके बाद मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन जो थे उसमें पूछा हुआ था कि माइनर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे, तो अपन को, और एक ऑप्शन था जिसमें था कि अपन पूरे पेरिनियल एरिया को क्लीन करेंगे। तो अपने को सैंपल कलेक्ट करने के लिए फ्रंट टू बैक की तरफ लेबिया माइनोरा को क्लीन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड वॉशिंग से रिलेटेड था। तो अपने पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन थे जो हैंड वॉशिंग से रिलेटेड थे। फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हैंड वॉशिंग से मतलब हैंड मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें अपने को गलत बताना था। गलत बताने में उसमें एक ऑप्शन था जिसमें था कि बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग वाला ऑप्शन अपने को सही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैंड वॉशिंग से रिलेटेड था, उसमें ये था कि हैंड वॉश कर रहे हैं हम और अपने हैंड विजिबली कंटामिनेटेड दिख रहे हैं और अपने को हाथ धोने हैं, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे कि अपने को हाथ पूरे हैंड वॉश करने हैं, अल्कोहल स्वैब से करने हैं, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। एक और ऑप्शन था जिसमें अपने को हैंड वॉशिंग के स्टेप दिए हुए थे। स्टेप के अंदर अपने को ऑप्शन दे रखे थे कि सबसे पहले हैंड को वेट करना है, फिर उसमें सोप लेना है, फिर उसको 10 to 20 सेकेंड के लिए स्क्रब करना है, फिर वॉश करना है और पेपर के साथ उसके बाद पेपर से अपने को साफ कर लेना है। एक और ऑप्शन था जिसमें नेक्स्ट ऑप्शन में ये बताया हुआ था कि अपने को अपनी पेंट से साफ कर लेने हाथ को धोने के बाद। और नेक्स्ट ऑप्शन में था कि अपने को एयर के अंदर वेव करना है, और एक ऑप्शन था जिसके अंदर अपने को हेयर ड्रायर मतलब वो जो ड्रायर होता है हैंड ड्रायर, उससे अपने को अपने हाथों को ड्राई करना है। तो ये नॉर्मल हैंड वॉश था
जिसके अंदर हम पेपर से क्लीन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बेसल इंसुलिन का ऑप्शन बताना था अपने को, तो उसमें NPH और रेगुलर इंसुलिन था, वो ऑप्शन में नहीं था, तो अपने को इसमें आंसर करना था डेटा में भी। CPR से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसमें CPR में हम कहाँ पे प्रेशर लगाएंगे कंप्रेशन के टाइम में, उसमें लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम था। कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो पूछा हुआ था, उसमें 30:1 रेशियो लगाना है। और एडल्ट CPR में फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, तो अपने को कॉन्शियसनेस सबसे पहले चेक करनी होती है। जैसे ही हम CPR स्टार्ट करते हैं या फिर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हम सबसे पहले जाके पेशेंट को रेस्पॉन्स पूछते हैं, आर यू ओके। तो अपने को सबसे पहले देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो OBG से रिलेटेड था। उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो 10 वीक पे फर्स्ट विजिट करने आती है और इसका हीमोग्लोबिन लेवल दे रखा था 9 ग्राम। अगर हीमोग्लोबिन का 9 ग्राम है और उसके अंदर अपने को इंटरवेंशन पूछा हुआ था कि क्या आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे, और वो डेली देंगे या फिर 2 टैबलेट देंगे या फिर वीकली देंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑप्शन थे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो अगर लेस देन 7 होता है तब करते हैं, और 9 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 10 वीक प्रेगनेंसी है तो अपन 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 mcg फॉलिक एसिड की डेली एक टैबलेट दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है एक पेशेंट्स को, और उसमें पेशेंट को रिएक्शन के सिम्टम दिख रहे हैं, तो अपने को क्या करना है। तो उसमें अपने को एक्शन बताने थे कि इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करके फ्लूइड चला देंगे। फीमेल कैथेटराइजेशन के स्टेप पूछे हुए थे, जिसमें सारे स्टेप दे रखे थे 4 ऑप्शंस के अंदर, अपने को सही सीक्वेंस में सारे स्टेप बताने थे। अगला क्वेश्चन था कि WHO के अकॉर्डिंग स्टंटिंग मतलब हाइट फॉर एज के कितने स्टैंडर्ड डेविएशन होएगा तब स्टंटिंग होएगी, तो लेस देन 30 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तब स्टंटिंग हो जाती है हाइट फॉर एज के लिए। हाइट मेजरमेंट पूछा हुआ था कि अगर एक इन्फेंट है तो अपन इन्फेंटोमीटर से कब तक लाइंग डाउन में, मतलब लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर बच्चे की हाइट को मेजर करेंगे, तो 24 मंथ्स या फिर 2 ईयर्स तक बच्चे की हाइट को हम लाइंग डाउन में मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो एट्रोपिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा हुआ था। उसके अंदर ऑप्शन थे क्लोज एंगल ग्लूकोमा, कॉर्नियल अल्सर, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, तो अपने को क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर एट्रोपिन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगला क्वेश्चन था वो हाइट वेलोसिटी से रिलेटेड पूछा हुआ था। उसमें बच्चे की हाइट दे रखी थी 2 से 10 साल के एज का रेंज दिया हुआ था, उसके अंदर अपने को बताना था। उसमें ऑप्शन थे 2 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर, 4 to 6, 6 to 8, 10 to 12 ऐसे। तो 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर 2 से 10 साल के बच्चों का हाइट वेलोसिटी रहता है। अगला क्वेश्चन था वो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन से रिलेटेड था। उसमें पूछा हुआ था कि न्यूबॉर्न का रिसक्सिटेशन में एट्रोपिन की डोज पूछी हुई थी, तो एट्रोपिन की डोज जो होती है 0.05 mg या फिर 1 ml पर kg से अपने को IV रूट से देनी होती है। न्यूबॉर्न इमीडिएट नर्सिंग एक्शन पूछा हुआ था, और उसमें इमीडिएट एक्शन किस में करेंगे, उसमें 4 कंडीशन दी हुई थी। हीमोग्लोबिन 17 ग्राम पर DL है, ग्लूकोज मतलब RBS की रीडिंग 30 mg पर DL दी हुई थी, और प्लेटलेट 2.5 लाख दी हुई थी, और WBC का काउंट 18,000 दिया हुआ था। तो अपने को दिख रहा है कि नॉर्मल ग्लूकोज की रेंज जो होती है वो 40 से ऊपर रहता है न्यूबॉर्न का, लेकिन इसमें 30 दिया हुआ था, तो अपने को RBS के ऊपर काम करना था। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लो रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, एक मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उसमें ये बताया हुआ था कि कौन से बच्चे को सडन इन्फेंट डेथ होने का रिस्क सबसे मिनिमम रहेगा। मिनिमम रहने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि एक चाइल्ड है जिसके सिबलिंग की डेथ हो गई है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से, या फिर एक बच्चा प्रोन में लेटा हुआ है, और अगला ऑप्शन था कि बच्चा सुपाइन में या मतलब अपनी बैक पे लेटा हुआ है, तो अपने को सुपाइन पोजीशन वाले को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस सबसे मिनिमम रहेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा हुआ था। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होते ही अपने को क्या करना है, फर्स्ट फीटल हार्ट रेट को काउंट करना है। फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे हम सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक सिनेरियो दिया हुआ था जिसमें पूछा हुआ था कि एक फीमेल है, वो लेबर रूम में है और उसका सर्वाइकल डायलेशन 3 सेंटीमीटर डायलेट है, और उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चला रखा है, और कॉन्ट्रेक्शन जो आ रहे हैं वो 70 सेकेंड का कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है एवरी 15 to 30 सेकेंड में। तो उसमें अपने को प्रायोरिटी
इंटरवेंशन पूछा, नर्सिंग इंटरवेंशन। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था कि अपने को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या फिर अगले 2 कॉन्ट्रैक्शन आने तक वेट करना है, या फिर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है। तो अपने को सबसे पहले ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगला क्वेश्चन था, उसमें अपने को एपिकल पल्स पाल्पेट करके बताना था। तो एपिकल पल्स का लोकेशन पूछा हुआ था, जो कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड में मिडल क्लेविकुलर लाइन पे अपने को चेक करना है। अगला क्वेश्चन था जिसके अंदर अपने को फ्लूइड कैलकुलेशन पूछी हुई थी कि 500 फ्लूइड है वो अपने को 5 घंटे में चलाना है और ब्यूरेट सेट से चलाना है। तो मतलब अपने को माइक्रो सेट से चलाना है और उसकी कैलकुलेशन करके अपने को बताना था। तो उसमें अपने को 100 माइक्रो ड्रॉप, उसमें ऑप्शन में ऐसे था कि माइक्रो ड्रॉप मैक्रो ड्रॉप ऑप्शन में थे, तो अपने को माइक्रो ड्रॉप वाला ऑप्शन आंसर करना था। अगला क्वेश्चन था कि 5% डेक्सट्रोज में कितनी किलो कैलोरी होती है। तो अपने को पता है कि 100 ml में 20 है, तो 500 में कितनी हो जाएगी 500 नहीं 100 किलो कैलोरी हो जाएगी DNS 5% के 500 ml में। अगला पूछा हुआ था कि जो कौन से नंबर की ब्लेड है जो कि ड्रेन या फिर एक एब्सेस हो रखा है उसको ड्रेन करने के लिए या फिर स्टेप लगाना है कहीं पे, तो कौन से नंबर की ब्लेड यूज़ करेंगे। तो उसमें हम 11 नंबर की ब्लेड यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नर्स से ICU में उसकी हाथ से 5 ml ब्लड स्पिल हो गया फ्लोर पे, तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करेंगे। तो क्लीन करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं, लेस देन 10 ml ब्लड स्पिल होता है तो, और उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए अपने को वेट करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड की 1% कंसनट्रेशन वाले को डाल के, फिर 10 मिनट बाद उसको क्लीन करवाना है। अगला क्वेश्चन था, उसमें पूछा हुआ था कि ट्यूनिंग फॉर्क जो हम यूज़ करते हैं उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी वाला 512 हर्ट्ज का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना रिने और वेबर टेस्ट करते हैं तब। और प्यूबर्टी से रिलेटेड एक ट्रू स्टेटमेंट बताना था, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो अपने को ट्रू स्टेटमेंट पूछा हुआ था, उसमें था कि प्रिकोसिस प्यूबर्टी होती है अगर लेस देन 10 ईयर्स पे पहले प्यूबर्टी हो जाती है। तो पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था अगला, जिसमें ट्रेक्योइसोफेगल फिस्टुला है बच्चे को, और अपने को उनको बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है। तो साइड लाइन पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपने को देनी है। अगला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में अपने को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो रखा है, उसके साइन एंड सिम्टम असेस करके इंस्ट्रक्शन देने थे घर वालों को कि कौन से सिम्टम दिखेंगे तो आपको वापस हॉस्पिटल आना है। तो उसमें क्वेश्चन था कि C4 लेवल पे इंजरी हो रखी है और उसको डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देने हैं, रिस्क है कि उसको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो रखा है। उसके ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था डिजीनियस एंड टेकिपनिया, सेकेंड ऑप्शन था सर्कमस्टेंशियल पेलर और लाइट हेडेडनेस, थर्ड ऑप्शन था हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग हो रही है, और फोर्थ ऑप्शन था पेलर एंड इचिंग ऑफ द फेस एंड नेक। तो अपने को इंस्ट्रक्शन बताने थे कि हेडेक और फेशियल फ्लशिंग होती है तो आपको हॉस्पिटल लेकर आना है, क्योंकि वो इंजरी के बाद आपको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के सिम्टम्स को शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन था वो भी पोजीशन से रिलेटेड था कि लिवर बायोप्सी हुई है एक एडोलेसेंट की, उसके बाद आपको कौन सी पोजीशन देनी है। तो लिवर बायोप्सी के बाद अपने को प्रोन पोजीशन में रखना है। आफ्टर CSF लंबर पंक्चर हुआ है, लंबर पंक्चर के बाद सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। और एक क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, उसके अंदर आपको कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशन में रखनी है, तो इसमें स्पाइरोलेक्ट्रॉन रखना है। अगला क्वेश्चन था कि नोरेड की कंसनट्रेशन इन्फ्यूज़न बना के उसकी एक डोज कैलकुलेशन करनी थी, उसमें 2 एम्पूल मतलब 8 mg 46 ml में इन्फ्यूज़ करना है, 50 ml का सॉल्यूशन बना के 40 kg का एक पेशेंट दिया हुआ था, उसकी 0.2 mcg से उसको इन्फ्यूजन चलाना था। अगला क्वेश्चन था कि बर्न का फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा, तो रिंगर लैक्टेट फ्लूइड देते हैं हम बर्न पेशेंट्स के अंदर। और अगला क्वेश्चन भी बर्न से रिलेटेड था, उसमें बताया हुआ था कि 2nd डिग्री बर्न की पोजीशन मतलब अपने को कंडीशन आइडेंटिफाई करनी थी, तो उसमें ब्लिस्टर असेस, अगर अपने को ब्लिस्टर असेस हो रहे हैं तो वो 2nd डिग्री बर्न है। अगला क्वेश्चन था कि वो भी बर्न से रिलेटेड था, उसमें कि पार्कलैंड फार्मूला के मतलब बताना था अपने को फार्मूला फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो 4 ml पर kg बॉडी सरफेस एरिया से अपने को बताना था। और अगला क्वेश्चन था उसमें हाइपरकेलेमिया में ECG चेंजेस पूछे हुए थे, हाइपरकेलेमिया में T वेव पीक पे होती है। और अगला क्वेश्चन था जिसमें फीटल हार्ट रेट दी हुई थी अपने को और NST का रिजल्ट पूछा हुआ था, उसमें पार्टोग्राफ में ड्रॉ करा हुआ था कि फीटल हार्ट रेट है और 15 बीट पर मिनट से 15 सेकेंड में, और अपने को बताना था कि वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराए और उसकी
कंडीशन बतानी थी कि वो रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, नॉर्मल, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। तो वो जो हमारा फिटल हार्ट रेट दिया हुआ था 15 बीट पर मिनट से और 15 सेकेंड्स के लिए, तो वो अपना एनएसटी का रिजल्ट था वो नॉर्मल था। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कौन सा चीज़ है वो इंक्लूड नहीं होएगा, तो उसमें टाइम इन है जो कि इंक्लूड नहीं होता है। साइन इन, साइन आउट और टाइम आउट 3 चीज़ होती है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में WHO के अकॉर्डिंग। अगला था वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसके अंदर अपने को ऑप्शन दिए हुए थे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन। उसमें लिटरेसी रेट होता है वो नहीं इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन था वो नॉर्मल बीपी था कि नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80। अगला क्वेश्चन था कि जॉन्डिस का वो कार्मर इंडेक्स दिया हुआ था, उसमें अपने को जोन 3 का लेवल बताना था कि बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है। तो जोन 1 के अंदर होता है वो 3 to 6, नेक्स्ट जोन 2 में होता है वो 6 to 9 होता है, जोन 3 के अंदर होगा वो 9 to 12 होता है और जोन 4 के अंदर 12 से 15 और मोर देन 15 हो जाता है, तब पाम और सोल्स जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, अपने को येलो या फिर पेलर दिखने लग जाते हैं हैंड्स और पाम्स के अंदर। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी जॉन्डिस से रिलेटेड पूछा हुआ था, उसमें पूछा था कि फोटोथेरेपी हम कब स्टार्ट करते हैं। तो जब मोर देन 15 अपना बिलिरुबिन का लेवल हो जाता है तो हम फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन भी फोटोथेरेपी से रिलेटेड था, उसमें ये था कि फोटोथेरेपी दे रहे हैं एक बच्चे को और उसमें अपने को प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है, फीडिंग देना है और बच्चे की पोजीशन चेंज करनी है और फ्लूइड देना है और एक और ऑप्शन था। तो अपने को प्रायोरिटी पे या तो फीडिंग देंगे या फिर पोजीशन चेंज करेंगे। तो अपने को फोटोथेरेपी अगर हम चला रहे हैं तो फोटोथेरेपी में अपने को पोजीशन चेंज करना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि एवरी 4 आवर्ली अपने को बच्चे की पोजीशन चेंज करनी है। अगला क्वेश्चन था जिसमें अपने को GTPL स्कोर कैलकुलेट करना था, उसमें बताया हुआ था कि एक ग्रेविड फीमेल है वो एंटीनेटल क्लिनिक में आई है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका वो टर्म बेबी बता रखे थे, अबॉर्शन 0 था और लाइव बच्चे 2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें अपने को न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक के सिम्टम आइडेंटिफाई करके न्यूरोजेनिक शॉक के सिम्टम को आइडेंटिफाई करना था। तो स्किन वार्म और ड्राई स्किन रहेगी, ये न्यूरोजेनिक शॉक के सिम्टम थे। अगला क्वेश्चन था कि एक कार्डियक पेशेंट है और उसको ब्रीथलेसनेस हो रही है, तो उसको सिटिंग पोजीशन में बैठे रहना है। मतलब कंडीशन ऐसे दे रखी थी कि एक कार्डियो का पेशेंट है उसको अपराइट पेशेंट बैठे रहना है, तो वो कौन सी कंडीशन है, तो अपने को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तब अपने को पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखना है ताकि उसके लिए ब्रीथिंग ईजी हो जाए। अगला ऑप्शन क्वेश्चन था इसमें 8 ईयर चाइल्ड है, उसको स्वेलिंग हो रही है और पेन हो रहा है नी में विदाउट एनी रीजन, और वो कंडीशन दिन बाई दिन और ख़राब होती जा रही है। और इनिशियल डायग्नोसिस जो बनाया था वो लाइम डिजीज़ बनाया था और अपने को पूछा हुआ था कि उस बच्चे को अपने को हिस्ट्री में क्या चीज़ पूछनी है ताकि अपने को आइडेंटिफाई हो जाए कि मतलब इसको कौन सी कंडीशन है। तो अपने को उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया और फ्लैंक पेन हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा था कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ओवर 20 वीक्स पहले उसको फीवर हो रहा था और रेसेस और पाम्स एंड सोल्स हो रहे हैं, हेडेक, मलेज और सोर थ्रोट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सर्च करके मेरे को बताएंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4 मंथ बेबी है उसको वीनिंग कराना है, तो वीनिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फीडिंग से रिलेटेड मदर को अपने को इंस्ट्रक्शन बताने थे कि मदर को क्या खिलाना चाहिए 4 महीने के बेबी को अगर वीनिंग करवा रही है ब्रेस्ट फीडिंग से। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था कि फ्रूट जूसेस देने चाहिए, सेकंड ऑप्शन था डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक देने हैं, थर्ड ऑप्शन था लैक्टोज फ्री फार्मूला देना है, फोर्थ ऑप्शन था रेगुलर फार्मूला विथ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर अपने को डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन था कि C3 C4 लेवल पे इंजरी हो गई है और इमरजेंसी में पेशेंट आया है और उसको इंटरवेंशन पूछा हुआ था। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, अगर उसको सर्वाइकल इंजरी अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने को स्टेबलाइज करना है और एयरवे मेंटेन करना है। अगला क्वेश्चन था उसमें पूछा हुआ था कि साइकेट्री का क्वेश्चन है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है 20 डेज से। तो अगर 20 डेज में अगर कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो साइकेट्री में ICD-10 के अकॉर्डिंग उसको हम डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर उसमें लेस देन 6 मंथ या 6 मंथ से
ज़्यादा के सिम्टम्स होते हैं और कंटिन्यूस लास्ट 1 ईयर से सिम्टम्स होते हैं, वो भी कंटिन्यूस नहीं, मतलब लास्ट 1 ईयर से उसको सिम्टम आ रहे हैं और कंटिन्यू नहीं है, तो लास्ट 1 ईयर या फिर कंटिन्यू 6 मंथ के सिम्टम होते हैं तभी उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसमें लेकिन चारों ऑप्शन भी सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड थे, तो डायरेक्ट सिजोफ्रेनिया लिखा हुआ था, वो उसका आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है, उसको हेलोपेरिडोल दिया है और उसके पेशेंट है वो बैठ नहीं पा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वो बोल रहा है मेरे को घूमना है और रिक्वेस्ट कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर से कि मैं थोड़ी देर इधर उधर घूम सकता हूँ क्या। तो उसको कौन सा साइड इफेक्ट हुआ है? हेलोपेरिडोल का साइड इफेक्ट होता है अकेथीसिया। अकेथीसिया में पेशेंट एक जगह सिट नहीं कर सकता, घूमता रहता है इधर उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि डबल डिप्रेशन क्या होता है। तो डबल डिप्रेशन वाले में ऑप्शन दे रखे थे कि 2 ईयर से एक बार होएगा, 1 साल में 2 बार हो गया, या फिर लास्ट ऑप्शन था डिप्रेशन सुपर इम्पोज डिस्थाइमिया, मतलब कि एक डिप्रेशन का एपिसोड आएगा और डिस्थाइमिया अपने को चल रहा है उसी साल में। अगला क्वेश्चन था डाबरा, जो कुबलर रोज की स्टेज है डाबरा, उसमें अपने को पूछा हुआ था कि सैडनेस ऑफ फीलिंग ऑफ लॉस और सैडनेस मूड है पेशेंट का, तो ये कुबलर रोज की कौन सी स्टेज है? तो ये डिप्रेशन वाली स्टेज होती है। अगला क्वेश्चन था कि एक बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के बाद उसका कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और जब भी वो बैठा रहता है तो या तो फैन को देखता है या फिर जिस जगह देखता है वो उसी चीज़ को देखता रहता है, तो इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को स्कूल में, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा हुआ था से है पैर है, एक बच्चा है वो ले जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्लेंज एसोसिएशन। अगला एक क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा हुआ था कि एक क्लाइंट है वो ड्राइविंग कर रहा है और उसको ऐसे दिख रहा है कि मून ब्लू हो गया है, ब्लूमिंग्स हो रहा है चारों तरफ और ऐसे उसको दिख रहा है, तो ये डिल्यूजनल परसेप्शन होता है। ऐसे तो डिल्यूजन होता है वो हमारे थॉट का डिसऑर्डर है, लेकिन उसमें डिल्यूजनल परसेप्शन है पेशेंट्स के कि मून ब्लू हो गया है। एक पेशेंट है जो अपने थॉट को लाउडली बोल रहा है, उसके मन में जो भी आ रहा है वो जोर से बोल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थॉट इको। अगला क्वेश्चन था जो हमारा 2017 के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट केयर है, उसके अंदर जो भी नए चेंजेज हुए थे उससे रिलेटेड, उसमें ये ऑप्शन था कि एडवांस इंस्ट्रक्शन देंगे हम पेशेंट्स को कंडीशन से रिलेटेड, या फिर पेशेंट्स के राइट के बारे में बताएंगे, या फिर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है, और लास्ट ऑप्शन था कि एल्डरली पेशेंट में हम ईसीटी बैंड करेंगे। ईसीटी से रिलेटेड चेंज हुआ है, उसमें क्या हुआ था कि ईसीटी अपन को विदाउट मसल रिलैक्सेंट के नहीं देना है, लेकिन बैंड नहीं करा है एल्डरली पेशेंट्स के अंदर, ईसीटी को बैंड कहीं पे भी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन था जिसके अंदर मोस्ट कॉमन अल्कोहल विथड्रॉल का सिम्टम पूछा हुआ था। अल्कोहल विथड्रॉल के ही सारे सिम्टम थे, लेकिन ट्रिमर होता है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम था। अगला क्वेश्चन था जो हमारा डिम्पा अंतरा आता है उससे रिलेटेड, उसमें पूछा हुआ था कि अंतरा जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई में आता है और ऐसे आपने को उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट था कि इरिवर्सिबल होता है, लेकिन अंतरा जो डिम्पा का इंजेक्शन लगाते हैं वो तो एवरी 3 मंथ से लगवाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन जो कि हमारे इमेज रिलेटेड थे, इमेज में कुछ एनआरबीएम की एक इमेज दी हुई थी और आर्टेरियल फ्लूटर का ईसीजी दिया हुआ था, उसमें सो टूथ अफेरेंस अपने को क्लियरली दिख रहा था, उसको आर्टेरियल फ्लूटर की इमेज थी, और एक पार्टोग्राफ की इमेज थी जिसमें लेट डेसिलरेशन दिया हुआ था, उसमें अपने को इंटरवेंशन पूछे हुए थे, और थायरॉइडेक्टोमी वो थायरॉइडेक्टोमी का जो रिट्रैक्टर होता है वो दे रखा था, और उसमें अपने को पूछा था कि ये कौन सी सर्जरी में यूज़ करते हैं, और एक्सरे की इमेज दी हुई थी, उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन था, और एक इम्पिटिगो करके इम्पिटिगो का रेसिस बना हुआ था एक बेबी के लोअर लिप पे, वो अपने को आइडेंटिफाई करना था, और टीनिया कॉर्पोरेसिस का एल्बो पे एक इन्फेक्शन का इन्फ्लामेशन का साइन दिखाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसमें ये पूछा हुआ था कि विच मतलब कि रिप्रोडक्टिव रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा हुआ था कि कौन सा पैरामीटर है जिसके अंदर हम वुमेन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की मोर्टेलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट के अंदर, नेट रिप्रोडक्टिव रेट के अंदर, टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर, तो इसमें कौन सा पैरामीटर है जिसके अंदर अपन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन की मोर्टेलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि औरंगाबाद का नाम जो चेंज करके आया था, जो चेंज नेम है वो अपने को दिया हुआ था और औरंगाबाद अपने को ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा हुआ था कि पॉलीयूरिया
नॉट इंक्लूडेड। पॉलीयूरिया है जो कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं होएगा, उसमें ऑप्शन दे रखे थे डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रैपिडली प्रोग्रेसिव पॉलीनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर स्टार्टिंग में यूरिन आउटपुट आता है, लेकिन बाद में एडिमा होता है और फेशियल पफीनेस होने लग जाती है और फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर नॉर्मल यूरिन आउटपुट रह सकता है, नॉर्मल से कम रह सकता है, लेकिन पॉलीयूरिया कभी नहीं होगा। गैस्ट्रिक लवाज, एक पेशेंट है इमरजेंसी के अंदर आई है और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है गैस्ट्रिक लवाज, तो उसको कौन सी पॉइजनिंग हुई है, मतलब केरोसिन की पॉइजनिंग हुई है, उसके अंदर अपन गैस्ट्रिक लवाज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि एक फार्मर है, वो खेत के अंदर फ्यूमिगेशन कर रहा था स्प्रे, और उसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको कौन सी पॉइजनिंग हुई है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है उसको। और अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था एंट्रिक फीवर कौन सी टेस्ट से हम डायग्नोज करेंगे, तो एंट्रिक फीवर डायग्नोज करने के लिए हम विडाल टेस्ट करेंगे। एंट्रिक मतलब टाइफाइड हुआ है उसको। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन चल रही है तो आप उसको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करेंगे, तो पोटेशियम मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि पोटेशियम की वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक पेशेंट है, उसकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है इमरजेंसी, और आफ्टर 72 आवर्स के बाद उसका एब्डोमेन रिजिड हो रहा है और उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ऐसी कंडीशन को लेकर आया, तो अपने को कॉम्प्लिकेशन बतानी थी, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है पेरिटोनाइटिस। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर के बाद करवानी है बच्चे को, तो एवरी 3 आवर्ली अपने बच्चे को फीडिंग करवानी है। अगला क्वेश्चन था कि एक सीपीआर की पोजीशन चेंज करनी है, अगर 2 लोग कर रहे हैं, एक जना कंप्रेशन कर रहा है और एक जना वेंटिलेशन दे रहा है, तो बच्चे की मतलब सीपीआर में वो जो 2 लोग हैं अपनी पोजीशन कब चेंज करेंगे, तो एवरी 5 साइकिल के बाद अपने को पोजीशन चेंज करनी है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाइपरकैलेमिया हो रहा है इमरजेंसी के अंदर, तो अपने को पेशेंट को क्या देना है। हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट पूछा हुआ था, अपने को इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन और डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन चलाना है। अगला क्वेश्चन था इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट आया, उसको आरबीएस की रीडिंग दे रखी थी ब्लड शुगर की 520 mg पर DL, तो अपने को 520 में क्या करेंगे, रेगुलर इंसुलिन का इन्फ्यूजन चलाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि ओपियोइड टॉलरेंस हो गया, उसके कौन से एक्सेप्ट पूछा है, उसके अंदर ओपियोइड टॉलरेंस होएगा तो कौन सा सिम्टम्स आएगा, तो यूफोरिया उसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट को टीबी है और उसका CSF का सैंपल कलेक्ट करा है और उसमें कौन से चेंजेस अपने को देखने का मिलेगा। टीबी मतलब अपने को बैक्टीरियल कंडीशन शो हुई है, तो बैक्टीरियल कंडीशन के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा, WBC के काउंट बढ़े हुए दिखेंगे और प्रोटीन का लेवल कम दिखेगा। अगला क्वेश्चन था, उसमें पूछा हुआ था कि एक पेशेंट को चेस्ट ट्रॉमा हुआ है और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद उसको रिब फ्रैक्चर हुआ है, ट्रॉमा हो गया है और हिप फ्रैक्चर भी है, तो अपना इमीडिएट एक्शन क्या होगा, उसमें एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने उसको सबसे पहले कंट्रोल ब्लीडिंग करनी है। अगला क्वेश्चन था एनटीजी से रिलेटेड, उसमें एक पेशेंट को एनटीजी का आईवी इन्फ्यूजन चला रखा, उसमें बीपी की रीडिंग अपने को 155/88 दे रखी थी, और अपने को अगला ऑप्शन दे रखे थे, उसमें बीपी की रीडिंग, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन की रीडिंग दे रखी थी, तो अपने को क्या करना है, जिसमें बीपी की रीडिंग 155/88 से कम, हार्ट रेट जो दे रखी थी उससे ज़्यादा और रेस्पिरेशन उससे ज़्यादा वाला होएगा, वो ऑप्शन अपने को सेलेक्ट करना था। अगला एक क्वेश्चन था एक 20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था कि बीपी की रीडिंग दे रखी थी और एनटीजी का इन्फ्यूजन चलाया हुआ था, उसमें अपने को नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट करना था कि बीपी इन्फ्यूजन, एनटीजी का इन्फ्यूजन चलने के बाद बीपी की रीडिंग बतानी थी। उसमें मतलब जिसमें बीपी की रीडिंग 155/88 से कम, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, वो वाली कंडीशन अपने को ऑप्शन में सेलेक्ट करनी थी। अगला क्वेश्चन था कि एक वेंटिका पेशेंट है जिसको वेंटिलेटर पे ईटी ट्यूब लगी हुई है और उसको नॉर्मल सलाइन चला रखा है 125 ml/h से, और उसकी सीवीपी की रीडिंग जो आ गई है, सीवीपी की रीडिंग जो आ गई है वो 18 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आ गई है। तो सीवीपी की रीडिंग देख के अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को फ्लूइड स्टॉप करना है, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि सीवीपी बढ़ा हुआ आ रहा है। अगला क्वेश्चन था एक प्री एक्लेम्पसिया की फीमेल है और उसको मैग्नीशियम सल्फेट और लेबेटालोल दे रखा है, मतलब कि सीजर से प्रिवेंट करने के लिए हम 1 प्रोफाइलैक्सिस में मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं
और लेबेटालोल दे रखा है। तो उसमें बीपी की रीडिंग थी, वो लो बीपी की रीडिंग दे रखी थी 86/44, और उसमें अपने को बताना था कि ये लो बीपी का रीजन क्या है। उसमें लेबेटालोल की ओवरडोज की वजह से लो बीपी हुआ था। अगला क्वेश्चन था वो था कि स्प्लिंट ग्राफ्ट क्या होता है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना था। स्प्लिंट ग्राफ्ट के बारे में बताना था। तो उसमें डर्मिस प्लस सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस और एपिडर्मिस का ग्राफ्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं स्प्लिंट ग्राफ्ट। अगला क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन विथ हेल्थ सिस्टम, उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। तो उसमें अपने को ऑप्शन दे रखे थे कि साइंटिफिक टर्म यूज़ करनी है, टेक्निकल टर्म यूज़ करनी है, और अपीलिंग टू द पेशेंट्स। और एक और ऑप्शन था जो कि आंसर था। अगला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा हुआ था कि ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच किसकी ब्रांच होती है। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्रांच होती है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। और अगला क्वेश्चन था कि एडल्ट के अंदर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हुआ है। तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का कोज पूछा हुआ था, तो वो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है। और नियोनेट के अंदर मेनिंजाइटिस के सिम्टम पूछे हुए थे। तो नियोनेट के अंदर मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स में आएगा बल्जिंग फॉन्टेनल्स। और एक इन्फेंट है जिसको हाइड्रोसिपिलस हुआ है, और हाइड्रोसिपिलस के टाइम पे उसको वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल संट लगाया है, और संट का डिस्फंक्शन हो गया है। तो डिस्फंक्शन के सिम्टम पूछे हुए थे अपने को। तो इन्फेंट के अंदर अगर सिम्टम पूछेंगे तो इन्फेंट के सिम्टम होते हैं इरिटेबिलिटी और वॉमिटिंग होएगी इन्फेंट को। अगला क्वेश्चन था कि एक डॉक्टर है वो ड्रेनेज ट्यूब लगाई है उसने, और ड्रेनेज ट्यूब लगाने के बाद उसको सुचर करना है, तो आपको कौन सी नीडल यूज़ करनी है। तो उसके अंदर हम रिवर्स कटिंग नीडल जो होती है वो यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये पूछा हुआ था कि सुचर का टाइप क्या, सुचर के टाइप दिए हुए थे, और वो उसमें बताया हुआ था कि वो ब्रेडेड है या मोनोफिलामेंट है और एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर अपने को चारों ऑप्शन में उनके एक्सप्लेनेशन दे रखे थे, और उसमें से अपने को इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था। तो उसमें सिल्क था, मोनोक्राइल था, विक्राइल था, और एक और ऑप्शन था क्रोमिक वाला। उसमें से अपने को इनकरेक्ट वाला मैच ऑप्शन में आंसर करना था। अगला क्वेश्चन था कि अगर प्रीटर्म और टर्म न्यूनेट है और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करना है तो अपने को लगभग कितना मेंटेन करना है। उसमें ऑप्शन थे 85 से 90, 89 से 91, और 91 से 95, और 97 से 100। तो अपन 91 से 95 मेंटेन करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इन्फेंट को आईएम इंजेक्शन लगाएंगे, तो आईएम इंजेक्शन की साइट पूछी हुई थी वास्टस लेटरलिस। और अगला क्वेश्चन था कि टेबलेट रेनिटिडीन चला रखा है और उसके साइड इफ़ेक्ट अपने पेशेंट अपने को बता रहा है, उसमें से वो क्या इनकरेक्ट बता रहा है ताकि अपने को अदर इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। तो रेनिटिडीन के लिए कन्फ्यूजन, उसने बोला कि मेरे को कन्फ्यूजन हो सकता है और इसको मैं एंटासिड के साथ ले सकती हूँ। और अगला ऑप्शन था कि अगर मैंने रेनिटिडीन लिया तो मेरे को डायरिया हो सकता है। तो अपन डायरिया वाला ऑप्शन इसका गलत बता रही है वो पेशेंट। एक और क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा हुआ था कि ब्लू प्लेनेट इज़ नॉन एज, उसको हम नेपटून को बोलते हैं कि ब्लू प्लेनेट। और अगला क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि रेस्पिरेटरी टाइप 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इंक्लूडेड इन द टाइप 2 सेकेंड रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो उसमें होएगा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो होती है वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी कंडीशन में आएगी। अगला क्वेश्चन था उसमें ये पूछा हुआ था कि एस्पिरिन मतलब कि नॉट यूज़, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा हुआ था उसके अंदर। उसमें ऑप्शन थे स्ट्रोक, एमआई, कोलोन कैंसर और लीवर कैंसर। तो अपने को स्ट्रोक इसके अंदर आंसर करना था। एनटीजी का एब्जॉर्प्शन पूछा हुआ था कि कौन से एरिया पे लगाएंगे ताकि एनटीजी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो। तो नॉन हेरी एरिया अपने को चूज़ करना है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन लगाई हुई है तो उसका फ्लो पूछा हुआ था कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन से कहाँ पे जाएगा अगर अपने जुगुलर वेन के अंदर कैथेटर डाला है तो। और G20 एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये पूछा हुआ था कि कौन सा देश है जो G20 की मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो उसके अंदर पाकिस्तान है, वो इन्वॉल्व नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि इसके अगर हम किसी पेशेंट का ग्लूकोमीटर से RBS कर रहे हैं तो अपने को क्या ऑप्शन दे रखे थे कि अल्कोहल स्वेब यूज़ करना है या फिर फर्स्ट ड्रॉप डिस्कार्ड करनी है, 2 रीडिंग लेनी है, और एक और ऑप्शन था। तो इसके अंदर अपने को अल्कोहल स्वेब यूज़ नहीं करना है। तो ये राइट आंसर था।
ड्रग नॉट यूज इन एलर्जी के अंदर, एलर्जी की कंडीशन के अंदर वहाँ पे एंटीहिस्टामिन्स दिए हुए थे और उसके अंदर एक ऑप्शन था क्लोरप्रामाजीन। तो क्लोरप्रामाजीन अपन को एलर्जी के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन भी फार्मा से रिलेटेड था, उसमें ये पूछा हुआ था कि कौन सी ड्रग है जिसको देने से फुल डोज देने से पहले अपने को एएसटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेट्रोनिडाजोल देने से पहले फुल डोज ही देते हैं, इसमें एएसटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन में सिनेरियो दिया हुआ था, उसके अंदर हिप जॉइंट डिस्फंक्शन हो गया था। बच्चा था वो चल रहा है और उसको टेंटनबर्ग गेट हो गया है, तो वो हिप जॉइंट डिस्फंक्शन को इंडिकेट कर रहा था। और अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट को बेरियम इनेमा दिया है, तो उसके अंदर हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे ताकि इनेमा एक्सक्रीट हो जाए। तो हम उसको लेक्सेटिव देंगे प्रोसीजर के बाद। स्नो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है करंटली, तो वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि थियामिन डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगा। थियामिन डेफिशिएंसी होती है तो मेमोरी लॉस होने लग जाती है। और अंडरवेट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ था, तो अंडरवेट का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो <2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और एंटी सुसाइडल ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, अपने को 4 ऑप्शन में 2 ड्रग्स दी हुई थी, तो अपने को सही कॉम्बिनेशन को चूज करना था। उसमें लिथियम और फ्लोक्सेटिन था, वो सही ऑप्शन था। और अगले क्वेश्चन में अपने को डेंगू हेमोरेजिक फीवर के सिम्टम पूछे हुए थे, उसमें से कौन सा सिम्टम्स नहीं है। तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, उसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी, फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोसाइटोसिस में से कौन सा नहीं है। तो लिम्फेडिनोपैथी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला पूछा था कि हेमोरॉइड्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होएगा। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो होता है वो कन्फर्मेट करता है कि हेमोरॉइड्स है या नहीं है, या फिर कौन सी स्टेज में है। नॉर्मल ब्लड का ऑस्मोलरिटी पूछा हुआ था, तो नॉर्मल ब्लड का ऑस्मोलरिटी उसमें सही ऑप्शन जाएगा 270 से 290 मिली ऑस्मोलर। नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, तो उसके अंदर हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो इसमें अपने को एक्सटर्नल रोटेशन रखना है <45 डिग्री एंगल पे। और कार्डियक पेशेंट है तो उसको कौन सा ऑयल अवॉइड करना चाहिए। तो अपने को सेचूरेटेड होएगा वो करना है अवॉइड। तो उसमें सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर, सेफ्लावर और कोकोनट ऑयल थे, तो अपने को कोकोनट ऑयल को अवॉइड करना है। आफ्टर वैक्सीनेशन एक बच्चा है जिसको वैक्सीन लगी हुई है और उसके बाद वो इमरजेंसी में आया है माइल्ड रिएक्शन के बाद, उसको फीवर आ रहा है, थोड़ी सी रेडनेस है और इडेमा हो रहा है। तो अपने को उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट कुछ नहीं देना है, एक्सप्लेन करना है कि ये माइल्ड रिएक्शन है और उसके लिए कैसे मैनेज करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन बताना था मदर को। एंडोस्कोपी से पहले कितनी टाइम पहले अपने को पेशेंट को एनपीयू रखना है। तो सॉलिड्स के लिए और लिक्विड के लिए 8 आवर बिफोर प्रोसीजर रखना है। मोस्ट कॉमन बेड सोर की साइट पूछी हुई थी, जो कि सेक्रम होता है। और नॉक्चुरल एंजाइना हो रहा है पेशेंट्स को, और उसको अपने को एंटीजी की डोज है वो कब देनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोपहर में या फिर लेट नाइट में। तो अपने को अगर नॉक्चुरल एंजाइना हो रहा है तो इवनिंग में डोज दे देनी है ताकि नाइट में उसको पेन नहीं हो। अगली एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें मदर है वो ऑलरेडी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ले रही है और HIV पॉजिटिव है, और उसको अब इंट्रापार्टम में बच्चे का बर्थ हुआ है और न्यूनेट के साथ अपने को क्या करना है। अगर बच्चा, उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि बच्चा HIV पॉजिटिव नहीं है और अपने को नेविपेरामाइन देनी है। अगला ऑप्शन था कि बच्चा HIV पॉजिटिव है और नेविपेरामाइन देनी है, और HIV के लिए टेस्ट करना है या नहीं करना है। और एक ऑप्शन था जिसमें ये बताया था कि बच्चा HIV पॉजिटिव है या फिर नहीं है तो भी नेविपेरामाइन देनी है, और नेक्स्ट 6 वीक के बाद अपने को फिर से चेक करना है HIV स्टेटस के लिए। अगला क्वेश्चन था कि पेरिफेरल प्रेशर है वो डिक्रीज कौन सी कंडीशन के अंदर हो जाएगा। तो पेरिफेरल प्रेशर डिक्रीज कौन सी कंडीशन में होएगा, इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे। और अगला क्वेश्चन था कि इनटेक और आउटपुट का रेशियो क्या होता है। तो इनटेक और आउटपुट लगभग इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन था, इसके अंदर ये पूछा था कि पोस्ट नेफ्रोस्टोमी एक पेशेंट है और उसको अब एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसका कंडीशन क्या होएगा। उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो मोस्ट कॉमनली नेफ्रोस्टोमी के बाद ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये पूछा था कि NG ट्यूब इंसर्शन कर रहे हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, तो अपने को पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं। जब अपन की NG ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं और वो नेजोफेरिंग्स तक पहुंच गई है, तो अपने को पेशेंट को बताना है कि जैसे ही ओरोफेरिंग्स में आएगी तो आपको स्वेलो करना है। जैसे पानी पीते टाइम अपन पानी निगलते हैं वैसे आपको निगलते जाना है। अगला क्वेश्चन था कि डिहाइड्रेशन का नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम में से अपने को
जो सिम्टम नहीं था वो बताना था। और एक और क्वेश्चन था जो कि पेडिग्री से रिलेटेड था, तो उसमें ऑटोजोमल रिसेसिव की पेडिग्री दे रखी थी। थैंक यू सो मच। ये हमारा पेपर का एनालिसिस था, और इसमें अगर आपको और कोई क्वेश्चन या फिर ऑप्शन में करेक्शन करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत बताया है तो आपको अगर उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल पता हो या फिर कोई करेक्ट ऑप्शन पता हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।